ठीक है, इसमें जस्ट बेसिक ही कवर करेंगे जो तुम लोग पहले कवर किए, ये क्लास 10th में तुम लोग पढ़े होगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, हिस्ट्री वाला पार्ट पहले पढ़े हो ना, बस वही थोड़ा सा बताना है इसमें, बस रिवाइज कर लो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हिस्ट्री ये हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस एक बार रिवीजन करवा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल के बारे में जो बताया था, कौन सा साइंटिस्ट था बताओ? अलग अलग जो अभी हम लोग देखते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं, तो सिंपली डायरेक्टली वहां तक तो नहीं पहुंच गया, उसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा, अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते गया, जिसको जिस तरीके से अरेंज करना था एलिमेंट्स को वो अरेंज करते गए, तो बहुत सारे कंट्रीब्यू उसमें फिर बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकले, तो उसको फिर दूसरा साइंटिस्ट लोगों ने उनको करेक्ट किया, फिर फर्दर ऐसे करते करते तब जाके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तक पहुंचा। ठीक है, तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जो कि एलिमेंट्स को अरेंज करने का कोशिश किया था वो कौन था? ये पढ़े होगे तुम लोग, डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स पढ़े हो ना? यस सर। इसके हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, जस्ट बता रहे हैं, ये तुम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हो। तो ये क्या किया था, तीन तीन का ग्रुप बनाया था। ट्राइड्स मतलब क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, तो एलिमेंट्स को ये तीन तीन के ग्रुप में अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, और क्या बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका मास जो होगा वो पहले और लास्ट वाले एलिमेंट का एवरेज होगा। जैसे एग्जांपल क्या क्या था इसका, ट्राइड्स का एग्जांपल जैसे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, अप्रोक्सीमेट एवरेज होगा, जरूरी नहीं है कि वो सेम ही हो। ठीक है, वो नियरली सेम होगा। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, नियरली सेम होगा। जैसे लिथियम का मास जो होता है एटॉमिक मास, ये 7 होता है, ये एटॉमिक मास लिख रहे हैं। और उसके बाद पोटाशियम का जो एटॉमिक मास होता है ये 39 होता है, और सोडियम का 23 होता है। यहाँ पे क्या देखा गया कि 39 प्लस 7 और बाई 2। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल एलिमेंट का मास ऐड करके उसका एवरेज अगर निकालोगे तो ये एग्जैक्टली कितना आ गया, 46/2, ये 23। तो यहाँ पे तो ये एग्जैक्टली इक्वल आ गया। अब सारे केस में ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। यहाँ पे तो सेम आ गया एग्जैक्ट। दूसरा एग्जांपल अगर ले हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5, ब्रोमीन का होता है 80, आयोडीन का होता है 127। यहाँ देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया गया। यहाँ भी जब अप्रोक्सीमेट एवरेज लोगे पहला और आखिरी वाले का, 127/2, ये कितना आ जाएगा, 162.5/2। ये देखो 81.25 हो जाएगा, जिसको नियरली हम लोग, यहाँ देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं आया, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको थोड़ा बहुत अंतर है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 80 से कंपेयर कर सकते हैं, जस्ट बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसी के आसपास मिल रहा है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, 4-5 डिफरेंस हो जाएगा, तो फिर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यहाँ पे कैल्शियम का 40 होता है, बेरियम का 137 होता है और स्ट्रोंशियम का 88। यहाँ भी एवरेज निकालोगे तो 137 प्लस 40 और बाय 2, यहाँ करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 88.5। यहाँ भी अप्रोक्सीमेट एवरेज ही आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है ना, एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो। तो ये था डोबेन, कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिए ये इस टाइप का पैटर्न ढूंढ पाया। तो इसका ड्रॉबैक क्या बोलते हैं, तो यही इसका थ्योरी भी था, मतलब थ्योरी मतलब कंट्रीब्यूशन, ये कि तीन तीन का ग्रुप ये ऐसे बना रहा था कुछ कुछ रैंडम एलिमेंट्स के। ठीक है, जो जो एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर हुए थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि कुछ कुछ ही एलिमेंट्स इसके लॉ ऑफ ट्राइड्स में शामिल हो पा रहा था, बाकी सारे के लिए ये इसके लॉ ऑफ ट्राइड्स के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इसका ड्रॉबैक यही था। ड्रॉबैक क्या बोलते हैं इसमें बताओ तो, डॉबर्नियस का ड्रॉबैक क्या बोलोगे? ही कुड फॉर्म लिमिटेड ट्राइड्स ओनली, कि कुछ लिमिटेड एग्जांपल, जैसे यहाँ 3-4 एग्जांपल दिख रहा है, तो कुछ ऐसा ही लिमिटेड एलिमेंट्स ही इसके थ्योरी को सेटिस्फाई किया। तो ही कुड फॉर्म
ऐसे बोल सकते हैं लिमिटेड ट्राइड्स ओनली। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है। इसके बाद कौन साइंटिस्ट आया नेक्स्ट, इसके ड्रॉबैक को करेक्ट कौन किया बताओ, नेक्स्ट कौन था? पढ़े हो ना तुम लोग, बताओ नेम, सुने हो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? हम्म। यस सर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, और ये क्या बोला कि हर एक आठवां एलिमेंट जो होगा वो उसका प्रॉपर्टीज जो है फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगा। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में तो ये अरेंज करना स्टार्ट किया, और ये बोला कि एवरी एट्थ एलिमेंट, ये तुम लोग पहले भी पढ़े होंगे कि हर एक आठवां एलिमेंट जो है उसका प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करेगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट से उसका प्रॉपर्टी मैच करेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद क्या आ जाएगा इसके नीचे, Na, Mg, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटाशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में चलेगा। इसके बाद आठवां एलिमेंट जो होगा, हर एक आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है उस रेस्पेक्टिव ग्रुप में जो सारे एलिमेंट फॉल करेंगे ना, वो उसके बाद मतलब हर एक आठवें आठवें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होना स्टार्ट होगा, कि एट्थ वाला जो एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले से मैच करेगा, नाइन्थ वाला जो होगा उसका सेकंड वाले से मैच करेगा, टेंथ वाला थर्ड वाले से मैच करेगा, तो इस तरह। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो एवरी एट्थ एलिमेंट विल हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ तो ये तो इसका यहाँ तक वैलिड था, कैल्शियम तक ही। इसका भी ड्रॉबैक अगर बोलोगे तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ये जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट किया अरेंजमेंट करना, तो ये इसका रूल जो बनाया था, ये अपना लॉ जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ तक वैलिड हो पाया, अप टू कैल्शियम ओनली। कैल्शियम के बाद देखा गया कि कैल्शियम के बाद एलिमेंट्स जो है उसके प्रॉपर्टीज जब मैच किया गया उसके बाकी अदर ग्रुप के एलिमेंट्स से, तो वो मैच नहीं हो रहा था। मतलब कैल्शियम तक ही ये इसका रूल जो है या इसका लॉ जो है वैलिड था। ठीक है, उसके बाद उसका लॉ वैलिड नहीं हो पाया। क्लियर है ना? तो इसका ड्रॉबैक में क्या बोलेगा कि ये कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया, उससे आगे ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट तुम लोग नहीं पढ़े होगे ये थर्ड, मेंडलीव पढ़े हो ना तुम लोग, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़े हो ना? हेलो। यस सर। लेकिन उससे पहले एक ये है लोथर्स मेयर्स क्लासिफिकेशन है, ये नहीं पढ़े होगे तुम लोग। ठीक है, ये बता देते हैं, लोथर्स मेयर क्लासिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये एक ग्राफ प्लॉट किया था। ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट किया था? ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे था एटॉमिक वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस में था एटॉमिक वेट। ठीक है, और ये ग्राफ जो है जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उस समय, उन सभी ग्राफ को ये, उन सभी एलिमेंट्स को इस ग्राफ पे ये प्लॉट किया था, और ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप का आया था। ठीक है, ग्राफ का नेचर जो है ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बन रहा था ग्राफ के। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या बोला कि इन सभी ग्राफ में जब एलिमेंट्स को प्लॉट किया गया ना, तो बोला कि जो जो एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, एक जैसे पोजीशन पे ग्राफ पे अगर दिख रहा है, तो उन सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, जो जो सिमिलर मतलब यहाँ पे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक कर्व वाज प्लॉटेड बिटवीन एटॉमिक वेट एंड वॉल्यूम। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में कर्व प्लॉट किया गया, और उसमें ये नोटिस किया गया कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज,
जिन जिन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सिमिलर था ऑक्युपाइड सिमिलर पोजीशंस ऑन द कर्व, ठीक है, वो सिमिलर पोजीशन कर्व पे ऑक्युपाई किया। मतलब जितने भी सारे ग्रुप वन वाला अभी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप वाला दिखेगा जिसको अल्कली मेटल बोलते हैं, तो अल्कली मेटल वाला जो है वो टॉप पोजीशन पे दिखेगा सारा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ठीक है। तो सारे अल्कली मेटल्स के पोजीशन क्या थे, टॉप पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा था। और हमको पता है कि अल्कली मेटल, सारे अल्कली मेटल्स का मोर और लेस प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो ये अगर सेम पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है तो ये बोला गया कि उनका प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। और मैच भी किया गया तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी दिखा। जितने अल्कलाइन अर्थ मेटल थे वो इस पोजीशन पे आए। डिसेंडिंग पोर्शन मतलब जो ग्राफ नीचे जा रहा है ना, डाउनवर्ड्स जो फॉल कर रहा है उसको डिसेंडिंग पोर्शन बोलते हैं, और जो ऊपर जाता है उसको असेंडिंग बोलते हैं। तो अल्कली अर्थ मेटल जो अभी के अकॉर्डिंग जो ग्रुप 2 वाला है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 2 वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं उसको, तो वो सारे डिसेंडिंग पोर्शन में दिखा। बेरिलियम हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर इसके बाद कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्सियम हो गया, तो ये सारे डिसेंडिंग पोर्शन में। तो इसी तरह मतलब जो जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत सिमिलर था वो सेम पोजीशन पे दिख रहे थे ग्राफ में, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल वैलिड था और मैच भी कर रहा था। मतलब जो जो पोजीशन पे, सिमिलर पोजीशन पे जो जो एलिमेंट्स मिल रहे थे उनके प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर आ रहा था। बट ये इसका ड्रॉबैक, फिर इसका ड्रॉबैक क्या निकला या फिर इसके थ्योरी को क्यों रिजेक्ट किया गया, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था कि सारे एलिमेंट्स के हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन को याद रख पाए। ऐसे कोई याद रख सकता है क्या कि कौन सा एलिमेंट एग्जैक्टली कहाँ पे लाई करेगा ग्राफ में? उतने सारे एलिमेंट्स, जैसे अभी तो 118 एलिमेंट से ऊपर हो गया, तो उतने एलिमेंट्स का अगर ये क्लासिफिकेशन अभी तक वैलिड रहता तो उतने सारे एलिमेंट्स का एग्जैक्ट पोजीशन याद रखना पॉसिबल था क्या ग्राफ पे? बोलो। नो सर। तो इसलिए इसका थ्योरी फिजिबल ही नहीं था, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल था कि किसी को भी एग्जैक्ट पोजीशन हर एक एलिमेंट का याद रहे ग्राफ पे, ठीक है। तो इसका भी ये रिजेक्ट कर दिया गया, प्रैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसे लिख देते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर पोजीशंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट का पोजीशन को याद रख पाना वो प्रैक्टिकली किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कौन? तो यही था लोथरमेयर कर्व या लोथरमेयर्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स के बारे में तो तुम लोग डिटेल में पढ़े होगे, पढ़े हो ना 10th में? यस हेलो। सर। क्या था इसका थ्योरी बताओ। तो इसके लिए ये एक पीरियोडिक लॉ दिया था। क्या पीरियोडिक लॉ था मेंडलीव का, बताओ तो। पीरियोडिक लॉ ये था, Properties of elements are periodic function हाँ, of their atomic weight. एटॉमिक वेट, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic mass, ठीक है। ये बोला था कि पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो रिपीट होंगे, जिन जिन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा वो सारे रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। तो ये था अकॉर्ड कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जब एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करना स्टार्ट करेंगे तो एक ऐसा इंटरवल आएगा, उस इंटरवल के बाद एलिमेंट्स क्या होंगे, रिपीट होना स्टार्ट करेंगे। हर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद एलिमेंट्स रिपीट होंगे, और रिपीट होने के बाद अगर सेम ग्रुप में एक कॉलम वाले में जो भी एलिमेंट्स तुमको मिलेगा उन सभी का प्रॉपर्टीज जब कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट वो सारे प्रॉपर्टीज जो आएंगे सिमिलर आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा हद तक एक सिस्टमेटिक फॉर्म बनाने की कोशिश किया था। ये मतलब रोज और कॉलम में एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया था, और रोज को जो है हॉरिजॉन्टल रोज जो था, एक हॉरिजॉन्टल रोज बना रहा था एलिमेंट्स के लिए और एक वर्टिकल कॉलम, ठीक है।
रोज और कॉलम में ये अरेंज करना स्टार्ट किया एलिमेंट्स को, और इसके लिए एक पर्टिकुलर नेम दिया गया। हॉरिजॉन्टल रोज को बोला गया पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम को बोला गया ग्रुप्स। ठीक है, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में ये एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जब शुरुआत में ये जितने भी सारे एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर्ड थे, खोज हो चुका था जितने सारे एलिमेंट्स का, उनको ये रोज और ग्रुप्स, रोज और कॉलम मतलब पीरियड्स और ग्रुप में अरेंज करना स्टार्ट किया। तो शुरुआत में ये कितने ग्रुप्स बनाया, सॉरी पहले पीरियड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाया या 7 पीरियड्स बनाया। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, देखोगे उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेंडलीव का पीरियोडिक। तो 7 तो पीरियड बनाया और टोटल ये 8 वर्टिकल कॉलम बनाया, मतलब 8 ग्रुप बनाया इनिशियली। और ये सारे ग्रुप्स को डिवाइड किया रोमन नंबर से 1 to 8। ठीक है, ये ऐसे 8 ग्रुप में डिवाइड किया, और हर एक ग्रुप को ग्रुप नंबर 1 से 7 तक, हर एक ग्रुप नहीं, ग्रुप नंबर 1 से 7 तक ये 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया। मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि ग्रुप नंबर 1 से 7 तक को ये 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, एक सब ग्रुप ए और दूसरा सब ग्रुप बी। ठीक है, सब ग्रुप ए में जो है इसमें देखोगे नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा गया। नॉर्मल एलिमेंट्स ये हम लोग पढ़ेंगे, नॉर्मल एलिमेंट किसको बोलते हैं, जनरली एस एंड पी ब्लॉक। अभी एस पी ब्लॉक तुम लोग नहीं पढ़े हो, ठीक है, वो आगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द चैप्टर अपने आप पता चल जाएगा। इसका नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें एस और पी ब्लॉक हम लोग देखेंगे। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट बोला जाता है। तो वो सब ग्रुप ए में नॉर्मल एलिमेंट को रखा, और सब ग्रुप बी में जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग डी ब्लॉक वाले को बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये ब्लॉक अभी घबराओ मत, ये आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, तो हर एक ग्रुप नंबर 1 से 7 तक ये 2 सब ग्रुप में बांट दिया, एक ए और बी, ए में नॉर्मल एलिमेंट, बी में ट्रांजिशन एलिमेंट। और ग्रुप नंबर 8 में उतना ज्यादा एलिमेंट था नहीं उस समय। ठीक है, 3 ही एलिमेंट थे, जो कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सारे एलिमेंट थे जो ग्रुप नंबर 8 में थे। ठीक है, और 1 से 7 तक 2 सब ग्रुप में था, ए और बी, लेकिन ग्रुप 8 में टोटल उस समय 3 ही एलिमेंट थे। धीरे धीरे जैसे आया उसको वो ऐसे ऐसे फिल होते गए। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंडलीव का, ये तुम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़े होगा। इसमें एक और था कि जब जब शुरुआत में ये इनिशियली बना रहा था पीरियोडिक टेबल ग्रुप और पीरियड्स में, तो उस समय नोबल गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। नोबल गैसेस मतलब नोबल गैस का जो एटम्स होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो सारा। तो जस्ट इसके पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद वो नोबल गैसेस जब डिस्कवर हो गए, तो उसके लिए इसको एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड करना पड़ा, जिसको यहाँ पे ये 8 ग्रुप तो इनिशियली था, लेकिन जब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस तो इसको एक और ग्रुप ऐड करना पड़ा, जिसको क्या बोला गया, जीरो ग्रुप। क्योंकि वो नोबल गैस तो बिल्कुल डिफरेंट था उनका प्रॉपर्टी बाकी सारे एलिमेंट जो डिस्कवर हुए थे, तो उसको एक सेपरेट ग्रुप में रखना था उसको। ठीक है, तो जिसको क्या नेम दिया गया, जीरो ग्रुप। ठीक है, उसको सेपरेटली एक जीरो ग्रुप बोल के उसमें नोबल गैसेस के एलिमेंट को रखा गया। तो ये नोबल गैस वाला जो जब ऐड हो गया, नोबल गैस वाला जीरो ग्रुप ऐड हो गया, तो उसको मॉडिफाइड फॉर्म भी बोला जाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि वो बाद में ऐड हुआ था, वो शुरुआत से नहीं था। ठीक है, तो ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बताना इसमें इसका अचीवमेंट क्या क्या था, अगर तुमसे पूछा जाए, ये तो पढ़े ही होंगे तुम लोग, मेंडलीव्स का अचीवमेंट क्या क्या बोलोगे, जिसके लिए इसको नोबेल गैस भी सॉरी नोबेल प्राइज भी मिला था पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। अचीवमेंट क्या था इसका बताओ, या फिर एडवांटेजेस अगर पूछा जाए तो एडवांटेजेस क्या है मेंडलीव का। एक तो ये कलेक्टिव स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी प्रोवाइड कर दिया कि एलिमेंट्स को हम लोग सिस्टमेटिकली स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप और पीरियड में ये अरेंज कर दिया तो सिस्टमेटिक स्टडी पॉसिबल हो गया, और आसानी से हम लोग एक एलिमेंट एक ग्रुप, हाँ हाँ वो हम लोग देखेंगे कि सिस्टमेटिक स्टडी पॉसिबल हो गया, और दूसरा कि किसी एक ग्रुप के एलिमेंट को दूसरे ग्रुप से आराम से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो एलिमेंट्स का कंपैरिजन आसान हो गया। दूसरा सबसे मेजर जो इसका अचीवमेंट था कि वो कुछ कुछ एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं भी हुए थे उस समय, उसके लिए ऑलरेडी वो गैप पहले से छोड़ दिया था और उसका प्रॉपर्टी भी बता दिया था वो। ठीक है,
कि जो बाद में जब ये डिस्कवर होगा तो उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसा आएगा, तो बाद में जब मैच किया गया तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो जैसा प्रेडिक्ट किया था मोर और लेस वैसा ही आया, सेम। तो इस ये सबसे मेजर अचीवमेंट था इसका, और इसलिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला है पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। तो कौन कौन से जो एलिमेंट थे जिसके बारे में ये पहले ही डिस्कवर कर दिया था, और उसका नेम ये खुद अपने अकॉर्डिंग रखा था, बाद में उसका नेम अलग आया जब डिस्कवर हुआ तो, लेकिन प्रॉपर्टीज जो वो प्रेडिक्ट किया था और जहाँ पे गैप वो छोड़ा था एग्जैक्ट वही पोजीशन पे रखा गया उसको, और प्रॉपर्टीज भी जैसा वो बता के गया था बिल्कुल वैसा ही आया। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे इका एल्यूमिनियम, तो इसके बारे में ये प्रेडिक्ट किया था, तो ये सिलिकॉन। जब, हाँ, तो इका एल्यूमिनियम कौन सा एलिमेंट आ गया जब गैलियम। डिस्कवर हुआ? तो गैलियम, Ga से डिनोट करते हैं। और कौन कौन सा एलिमेंट था? इका सिलिकॉन। ये कौन सा एलिमेंट आया? जर्मेनियम, जर्मेनियम, इसको Ge से डिनोट करते हैं। और क्या था? इका बोरोन, ठीक है, इका बोरोन है स्कैंडियम, Sc से डिनोट करते हैं। और एक और है इका मैंगनीज, इसको बोला जाता है टेक्नीशियम, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एलिमेंट्स थे जिनके प्रॉपर्टीज वो पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये मेजर अचीवमेंट में गिना जाता है मेंडलीव का। एक और है कि ये बेरिलियम का एटॉमिक मास करेक्ट किया था। बेरिलियम का इस बिफोर मेंडलीव जो है बी, ये है बेरिलियम, तो मेंडलीव से पहले इसका एटॉमिक मास जो है लिया जाता था वो गलत था, ठीक है। एटॉमिक मास लिया जाता था 13.5, जो कि ये रॉन्ग था, ठीक है, बिफोर मेंडलीव, बिफोर मेंडलीव। इसी को ये करेक्ट करके कितना किया था? जो करेक्टेड एटॉमिक मास है बेरिलियम का वो कितना है? ये है एटॉमिक मास इसका 9, जो कि करेक्ट कौन किया था? मेंडलीव करेक्ट किया था। ये कुछ कुछ मेजर अचीवमेंट्स आ गए मेंडलीव्स के, ठीक है। क्लियर है ना? ये सब ऑलरेडी तुम लोग पहले पढ़े होगे। अब इसके कुछ कुछ डीमेरिट्स भी थे। इसका भी पीरियोडिक टेबल जो था फुल प्रूफ नहीं था, पूरा फुल प्रूफ नहीं था। इसमें भी कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे या डीमेरिट्स थे। क्या क्या डीमेरिट था बता सकता है कोई? हम्म। और देखो इसमें पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के नाम पे एक एलिमेंट भी रखा गया है 101 वाला। 101 एटॉमिक नंबर अगर देखोगे तो ये कौन सा एलिमेंट है? एटॉमिक नंबर, इसको बोला जाता है मेंडलीवियम, मेंडलीव के नेम पे ही रखा गया है, ठीक है, मेंडलीवियम। इसका सिंबल है Md, ठीक है। तो मेंडलीव को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके वर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके नाम पे एक एलिमेंट रख दिया गया है, एटॉमिक नंबर 101। हाँ, इसका डीमेरिट्स पूछ रहे थे, बताओ, कोई बता सकता है? एक दो डीमेरिट कुछ भी बताओ। So he can't able to locate hydrogen gas. हाइड्रोजन, चलो वो तो ठीक है, हाइड्रोजन का तो अभी भी नहीं है। एक ये है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया था। क्योंकि आइसोटोप्स तो पढ़े हो ना, आइसोटोप्स जैसे क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है ना? ये तीनों तो हाइड्रोजन के ही एटम है बट मास सबका क्या है? अलग अलग है। तो इसका लॉ जो था वो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहा था। अब जब मास में अरेंज करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे है, तो हाइड्रोजन के लिए अलग अलग एटम के लिए पोजीशन भी अलग अलग होना चाहिए था क्योंकि सबका मास डिफरेंट है। बट हाइड्रोजन के लिए तो 3 पोजीशन था नहीं, एक ही पोजीशन था। अब क्यों एक ही पोजीशन था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो एक तो ये था कि प्रॉपर आइसोटोप्स के पोजीशन को वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया, क्योंकि इसके रूल के अकॉर्डिंग तो आइसोटोप का पोजीशन क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए था, बट एक ही पोजीशन पे रखा। तो पहला तो ये था। दूसरा कि कुछ कुछ जगह पे ये खुद अपने रूल को वायलेट कर रहा था। मतलब बहुत जगह देखोगे ये कोबाल्ट को जो है ये निकेल से पहले रख दिया था, जबकि, है ना,
जबकि कोबाल्ट का मास ज्यादा होता है। कोबाल्ट का मास जो है ये ज्यादा होता है, बट इसको निकल से पहले पुट कर दिया। निकल से पहले पुट कर दिया, इसका मतलब कोबाल्ट का जो मास होता है ये होता है 58.93 और निकल का मास होता है 58.69। तो देखो यहाँ मास किसका ज्यादा है, कोबाल्ट का। तो मास ज्यादा है तो कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए ना निकल के, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में है, तो ये पहले रख दिया। और क्यों पहले रखा उसको भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाया। और भी एक दो एग्जांपल है, जैसे ये आर्गन और पोटेशियम के केस में। आर्गन का जो मास होता है ये है 39.95 और पोटेशियम का जो मास है ये 39.10। यहाँ भी देखो पोटेशियम का मास कम है और आर्गन का मास ज्यादा है, बट पहले किसको रख दिया, ये आर्गन को रख दिया और पोटेशियम को बाद में रखा। तो ये कुछ कुछ एनामलस पेयर्स है। एनामलस पेयर मतलब जहाँ पे ये अपने ही रूल को वायलेट कर रहा है, ठीक है, अपने ही रूल को वो फॉलो नहीं कर पा रहा है और इस चीज को वो जस्टिफाई भी नहीं कर पाया कि क्यों हैवियर वाले को वो पहले रखा और लाइटर वाले को बाद में रखा। तो ये सारा है कुछ कुछ कि अपने ही ये रूल को वायलेट कर रहा था बहुत सारे एग्जांपल्स में। चलो ये दूसरा डीमेरिट हो गया इसका। तीसरा ये था, हाँ ये बोला था कि अब जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जब हम लोग अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को, एक सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स रिपीट होना स्टार्ट करेंगे, बट वो क्यों रिपीट होंगे उसका रीजन नहीं बताया, बस ये सिर्फ ये बोल दिया कि रिपीट होंगे। क्यों रिपीट होंगे उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, रीजन नहीं बताया, ठीक है। और एक वही हाइड्रोजन वाला कि हाइड्रोजन के पोजीशन को वो जस्टिफाई नहीं कर पाया या स्पेसिफाई ही नहीं किया था कि हाइड्रोजन कौन से पोजीशन में आएगा, ठीक है। ये 3-4 डीमेरिट हो गए मेंडलीव। ये ऑलरेडी पढ़े हो गए ना तुम लोग पहले, बोलो। यस सर। चलो, तो इन सभी को करेक्ट कौन किया। एक नेक्स्ट फॉर्म हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जो सबसे लेटेस्ट वाला हम लोग पढ़ते हैं, मोसलेस पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसको बोल देते हैं हम लोग। उसको बनाया कौन था, हेनरी मोसले, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोसले, ठीक है। तो जस्ट यहाँ भी एक ये पीरियोडिक लॉ दिया है। पहले देखो ये एक्चुअली क्या किया कि ये हेनरी मोसले जो है अलग अलग एलिमेंट को रिप्लेस करके एक एक्सरे का ये प्रॉपर्टी पढ़ रहा था, एक्सरे का प्रॉपर्टी ये स्टडी कर रहा था। तो ये क्या किया कि बहुत सारे डिफरेंट मेटल का सरफेस लिया और उस पर इलेक्ट्रॉन का बीम डालने लगा, ठीक है। ये जैसे मेटल का सरफेस लिया, कोई भी मेटल का डिफरेंट मेटल चेंज किया और ये इलेक्ट्रॉन का इसमें बॉम्बार्डमेंट कराने लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वेरी हाई स्पीड में इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट करा रहा था। तो मेटल के सरफेस पे जब हाई स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन गिरता है तो यहाँ से एक्सरे का जनरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सरे जनरेट हो रहा था। तो ये ऐसी एक्सरे के प्रॉपर्टीज को ये स्टडी कर रहा था। अब ये मेटल बार बार चेंज कर रहा था, यहाँ पे अलग अलग मेटल अलग अलग एलिमेंट चेंज करते जा रहा था और उसका जो एक्सरे निकल रहा था उसका फ्रीक्वेंसी वो स्टडी कर रहा था कि फ्रीक्वेंसी पे क्या चेंज आ रहा है, वो रिलेटेड है या नहीं, मेटल के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या नहीं। तो इसी से एक रिलेशन आया था इसका कि अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ये रिलेटेड था, ये पाया गया जब रिलेशन देखा गया, डेटा जब देखा गया तो ये रिलेशन के थ्रू वो डेटा सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। मतलब अंडर रूट न्यू मतलब ये जो एक्सरे जनरेट हुआ था उसका ये फ्रीक्वेंसी था, उसका अंडर रूट ले रहे हैं हम लोग। और ए और बी जो है इसको हम लोग बोलते हैं मोसलेस कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट आ रहा था जिसको बोला गया मोसलेस कांस्टेंट। और यहाँ पे z क्या डिनोट कर रहा है, z है उस एलिमेंट का जो हम लोग मेटल ले रहे हैं वो उसका एटॉमिक नंबर। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल अगर हम लोग चेंज करते जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा और एटॉमिक नंबर अगर चेंज होगा तो उसका प्रॉपर्टीज एक्सरे जो निकल रहा है अलग अलग एलिमेंट से उसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग होगा ना, फ्रीक्वेंसी तो सेम नहीं हो रहा है। वो फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है, उसके एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, क्योंकि मेटल अगर चेंज होगा उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा z और ऑब्वियसली उसका फ्रीक्वेंसी उस पर इम्पैक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो एक्सरे के प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहा है, उससे जो निकल रहा है मतलब उसके एटॉमिक नंबर से वो रिलेटेड है। तो यही रिलेशन आया था मोसले के स्टडी से।
तो इस रिलेशन के बाद ये एक पीरियोडिक लॉ बनाया, ठीक है, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं हम लोग। तो क्या था इसका पीरियोडिक लॉ? अब इसके पीरियोडिक लॉ से जो मेंडलीव का गलती था ना, डीमेरिट था, वो सारा इसके लिए मेरिट बन जाएगा। पीरियोडिक लॉ क्या था इसका? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर, ये बोला कि सिर्फ एक वर्ड चेंज किया, आर सेम था स्टेटमेंट बिल्कुल, बस एटॉमिक मास की जगह ये क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर कर दिया, ठीक है, सिंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बस इसी से सारा करेक्ट हो जाएगा उसका। तो एटॉमिक नंबर कर दिया, क्योंकि ये रिलेशन देखा कि उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ ये रिप्लेस कर दिया एटॉमिक नंबर से। अब देखो, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया तो टोटल कितने ग्रुप्स बनाया ये? टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे 18 ग्रुप्स, और टोटल पीरियड कितना है? 7 पीरियड्स है, ठीक है। अब देखो, अब जो इसका मेरिट अगर तुमसे पूछा जाए, जो उसके लिए डीमेरिट था मेंडलीव के लिए, वो इसके लिए मेरिट बन जाएगा। देखो वो क्या बोला था कि आइसोटोप का पोजीशन नहीं बता पा रहा था, है ना, क्यों वो अलग सेम ही पोजीशन में रखा गया, अलग अलग होना चाहिए था। बट आइसोटोप्स के केस में तो हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक नंबर आइसोटोप का चेंज होता है क्या? बोलो, हेलो, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर चेंज होता है? आवाज आ रहा है? हेलो, आदित्य, प्रशांत, यस सर। चलो आवाज आ रहा है यस ना? सर। चलो ठीक है। तो आइसोटोप को ये हाँ। प्रॉपर जस्टिफाई कर दिया कि क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, जब तक एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा तब तक उसका पोजीशन भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। एक ही पोजीशन पे सारे आइसोटोप्स को हम लोग रख सकते हैं। तो पहला तो वो डिमेरिट उसका दूर कर दिया। दूसरा ये था कि जो जो एनॉमलस पेयर बन रहा था, तो यहाँ पे जब एटॉमिक नंबर से देखा गया ना, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया था वो मेंडलीव, बट ये एटॉमिक नंबर में अरेंज किया। तो कोबाल्ट का जब एटॉमिक नंबर देखा गया ये 27 आया, और निकल का देखा गया 28 आया। तो ये बोल दिया कि एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है इसलिए निकल बाद में है, और इसका कम है तो ये पहले है। इसी तरह आर्गन का एटॉमिक नंबर जब देखा गया तो 18 है, पोटेशियम का 19। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया ना मेंडलीव, बट ये क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया था। ऑब्वियसली नंबर अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो वो बाद में आएगा, जिसका नंबर कम है एटॉमिक नंबर वो पहले आएगा, तो वो भी डिमेरिट दूर हो गया। तीसरा ये था कि वो जो है पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है, ये उसको भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि जो एलिमेंट सेम ग्रुप में पढ़ रहा है उसके कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहे हैं। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, जैसे फर्स्ट ग्रुप का बात करें हम लोग, ग्रुप 1 में जो जो एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 1 में ये हाइड्रोजन को भी रखा है, ये इसका डिमेरिट है अभी भी। इसके बाद लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो इसमें देखोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो ये 1s1 आएगा। फिर लिथियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग तो 1s2 2s2 2s1, ठीक है। सोडियम का लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी तरह पोटेशियम का लिखोगे तो ये 4s1 आएगा लास्ट में। तो देखोगे यहाँ पे एक सिमिलैरिटी, एक पैटर्न बन रहा है कि सबका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन तो आउटर मोस्ट सेल से ही होता है, अंदर वाले सेल से तो होता नहीं है, पहले तो आउटर मोस्ट सेल से ही होता है। तो जो भी उसका प्रॉपर्टी होगा वो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करेगा। तो अगर सबके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही सेम हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन ही अगर सेम होगा आउटर मोस्ट सेल का, तो ऑब्वियसली उनके प्रॉपर्टीज मैच करने चाहिए। तो इसलिए ये बोला कि वही एलिमेंट्स सेम ग्रुप में फॉल करेंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट का क्या होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। और इसलिए आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर सिमिलर है इसलिए उनके प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये पीरियोडिसिटी का रीजन भी बता दिया कि क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका सिमिलर आ रहा है इसलिए वो रिपीट हो रहा है, जो चीज मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये सारा जो उसके लिए डिमेरिट था वो इसके लिए मेरिट बन गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए।
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डीमेरिट क्या क्या होगा बताओ? 2 डीमेरिट अभी भी इसमें बचा हुआ है। कौन कौन सा डीमेरिट है? बोलो। पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ भी सर्टन नहीं है। क्यों नहीं सर्टन है बताओ? क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट वाले ग्रुप से तो मैच कर ही रहा है, यहाँ पे हम लोग देख ही रहा है, लेकिन एक और ग्रुप है ग्रुप नंबर 17 जिसको हेलोजन बोलते हैं हम लोग, उससे भी मैच करता है। क्योंकि ग्रुप नंबर 17 में अगर देखोगे तो उन सभी का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे तो सब में 7-7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, मतलब उसको अपना ऑक्टेट बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट, और हाइड्रोजन तो ऑक्टेट नहीं बनाता है, ड्यूप्लेट बनाता है, तो इसको भी अपना ड्यूप्लेट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो इसका प्रॉपर्टी जो है पहले वाले से तो मैच कर रहा है ग्रुप 1 से भी, लेकिन ग्रुप नंबर 17 से भी मैच करता है। लेकिन इसको पीरियोडिक टेबल में प्लेस कहाँ किया गया है? 1 के साथ, ग्रुप नंबर 1 में डाला गया है, ग्रुप नंबर 17 के साथ नहीं रखा गया। कि क्यों नहीं रखा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो अभी भी वो एम्बिगियस है कि हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो सर्टन नहीं है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, एक होता है कि पीरियोडिक टेबल में देखोगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एक लैंथेनॉइड्स आता है, नीचे देखोगे 2 रो बना हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स। ठीक है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो इन सभी को अभी तक जो है मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में एकोमोडेट नहीं किया जा सका है, हैव नॉट बीन प्लेस्ड इन द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेन बॉडी में अभी तक ये जगह नहीं मिल पाया है इसको, ये अभी तक सेपरेट ही रखा गया है, उसको अलग से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये 2 डिमेरिट अभी भी इसका बचा हुआ है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाला और दूसरा लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स वाला। ठीक है, तो ये है। तो यही अभी लेटेस्ट हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे लेटेस्ट और तो कुछ है नहीं तो अपने सिलेबस में। एक्चुअली देखना, पहले वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही क्वेश्चन मोस्टली अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं दोनों से पूछ लो। ये सब ऑलरेडी तुम लोग पहले पढ़े होंगे, एक बार बस रिवाइज करवा दिए इसको। किसी को है क्या डाउट इन सभी में बताओ? तो ऑलरेडी पहले से ही पढ़े होंगे, तो आज बस इंट्रोडक्शन था इन सभी के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री ये है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका मेन डिटेल्स में जाएंगे, जो एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है 11th में, इसके बारे में। ठीक है, हेलो, किसी को डाउट है इसमें? देख लो, ये सब तो पहले से पढ़ाए होगे ना, रिवाइज हो गया, रिवीजन। हेलो, Yes, sir. चलो पॉइंट वाइज हम सारा चीज लिखाए नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सब पहले तुम लोग ऑलरेडी 10th में लिख चुके हो और पढ़ चुके हो। एक बार बस देख लेना, बस ओवरव्यू था, ये बताना था बस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो वो हो गया ना, क्लियर हो गया ना सारा चीज? Yes, sir. हो गया। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे, जो एक्चुअली हम लोग को 11th में एक्चुअली जो काम का चीज है, जो पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है इसमें? किसी को बोला? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, है क्या? नो सर। No, sir. चलो फिर तो आगे फिर नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करते हैं। एक बार तुम लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है? आगे नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग डिटेल में उसको अच्छे से, ठीक है? तो बस एक बार पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? पूछना है किसी को? No, sir. चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? Thank you, sir. थैंक यू।